मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। ये लाइन जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। मैं बात कर रही हूँ आज रोहित वेमुला की, वो संस्थानिक नाम जो अपनी जान तो दे गया, न जाने कितने लोगों को आत्मसम्मान स्वाभिमान से लड़ने की ताकत दे गया। 2016 का आज ही का दिन था, 16 जनवरी, जिस दिन शहादत हुई थी रोहित वेमुला की। संस्थानिक हत्या का है या संस्थानिक षड्यंत्र, किस तरीके से बहुजन समाज की लगातार बलि दी जाती है या बलि ली जाती है। आप देखेंगे कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे या तो मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं या मारने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। तमाम तरीके की कॉलेज यूनिवर्सिटी की खबरें जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आईआईटी हो चाहे आईआईएम, लगातार बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर जैसे ही अच्छा प्रदर्शन कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के बच्चों को, एसटी एससी माइनॉरिटी समाज के बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कैसे रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर किया गया, आखिर क्या हुआ था रोहित वेमुला के साथ, आखिर रोहित वेमुला ने क्यों हताश और निराश होकर अपने शब्दों में उस लेटर में क्या लिखा था, जिसमें लिखा गया था कि मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। क्या वो जातिवाद से पीड़ित थे? क्या वो प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए पीड़ित हो रहे थे? क्या जातिवादी व्यवस्था ने उनकी जान ले ली? तमाम तरीके की लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, लेकिन सोचिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे बहुजन समाज के बच्चों के साथ क्या होता है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव याद है, 14 साल जिस कॉलेज में पढ़ा है उनको वहां से हटा दिया गया क्योंकि वो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे थे। डॉक्टर रितु सिंह याद है, वही डॉक्टर रितु सिंह जो पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही हैं और बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने का दिन रात लड़ाई लड़ रही हैं, और उन्हें भी संस्थानिक रूप से मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं मिल रही हैं। प्रोफेसर रतन लाल किस तरीके से वो सोशल जस्टिस के लिए और उन बहुजन मुद्दों पर बेबाक होकर बोलते हैं जहां पर चुप रहना जरूरी समझते हैं मनुवादी लोग, लेकिन किस तरीके से उनको भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। पायल तन्वी हो, रोहित वेमुला हो, तमाम तरीके के लोगों के साथ जाति के आधार पे आप शिक्षा भी जाति के आधार पे इस देश में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जाति के किसी विशेष वर्ग से नहीं आती है, या आप किसी सवर्ण जाति से नहीं आते हैं, या आपका किसी विशेष गोत्र के साथ आपका नाम या टाइटल नहीं आता है, तो किस तरीके से आपको रोहित वेमुला बनने पर मजबूर किया जाएगा। रोहित वेमुला के आखिरी शब्द मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र रोहित चक्रवर्ती वेमुला ने आखिर क्यों अपनी जान देकर ये साबित किया कि संस्थानों में भी जातिवाद किस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है। 26 साल के रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में अपनी जान दे दी। उनकी ये खबर लंबे समय तक सुर्खियों में रही, लेकिन रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी में अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य भी थे। वो लगातार दलित छात्रों के हक, अधिकार, न्याय के लिए लड़ते थे। 26 साल का एक दलित युवा जो लगातार न्याय के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, हक अधिकारों के लिए लगातार हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जातिवादी मनुवादियों से लड़ाई लड़कर लोगों के लिए आवाज उठाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस आवाज को भी खामोश कर दिया। रोहित वेमुला की गलती क्या थी? क्या उसका पिछड़े समाज से आना, या उसका पिछड़े समाज से आने के साथ साथ उसका अम्बेडकरवादी होना? अम्बेडकरवादी होने से मतलब है कि वो अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत रहेगा, जागरूक रहेगा। अगर कोई बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में होकर बोल्ड, बेबाक होकर अपने हक अधिकारों की बात करेगा, तो उसको ये विचारधारा किस तरीके से रोहित वेमुला बनने पर मजबूर कर देगी। और सोचिए, उसकी स्कॉलरशिप तक बंद कर दी गई थी। जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आपका बच्चा अपने टैलेंट के बेस पर अगर स्कॉलरशिप प्राप्त करता है तो उसकी जाति के आधार पर स्कॉलरशिप बंद भी हो सकती है। तो जाति व्यवस्था सोचिए किस तरीके से आप लंबी लंबी कतारों में लड़कर धर्म बचाइए, और आपके बच्चे के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। डॉक्टर रितु लगातार आपके हक अधिकारों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जिंदा रहते हुए लोगों का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिर्फ अपना हित सोचकर घर की 4 दीवारी से निकलना नहीं चाहते। लेकिन सोचिए, हम कितने अपने समाज के बच्चों को रोहित वेमुला की तरह खो देंगे। हो सकता है वो एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है हम एक अच्छा देश को नेता दे पाते, लेकिन सोचिए
बहुजन समाज अपने ही समाज के बच्चों को किस तरीके से दरकिनार कर देता है, उनको अकेला छोड़ देता है और वो अकेले संस्थानिक प्रताड़नाओं का शिकार होते रहते हैं और मानसिक स्थिति से इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो अपनी जान तक दे देते हैं। रोहित वेमुला जैसे ना जाने कितने इंसिडेंट हमारे सामने होते हैं कि पीएचडी करने के लिए बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ तो जाते हैं, किसी का पीएचडी अवार्ड नहीं होता, किसी को सुपरवाइज़र नहीं मिलता, किसी को सुपरवाइज़र को टॉपिक पसंद नहीं आता कि सुपरवाइज़र जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से करता है कि आपको जब हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी की में जब आप लोग आएंगे, किस तरीके से जाति व्यवस्था की जो जड़ें हैं कितनी मजबूत हैं वो आप जब महसूस करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें लड़ाई लड़नी है, घोड़ी चढ़ने वाली लड़ाई नहीं लड़नी। हमें हमारे बच्चों के लिए हक अधिकार चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छी नौकरियां चाहिए, हायर एजुकेशन में अपने बच्चों की भागीदारी चाहिए और ये तभी हो पाएगा रोहित वेमुला की तरह हम बेबाक होके बोलेंगे, लेकिन उसका साथ देना पड़ेगा। डॉक्टर रितु की लड़ाई हो, लक्ष्मण यादव की लड़ाई हो, डॉक्टर रतनलाल की लड़ाई हो, चाहे प्रोफेसर विक्रम की लड़ाई हो, किस तरीके से उनको जाति के आधार पर कमरा तक नहीं मिलता, ये है जातिवाद। रोहिणी घावरी की बहन डेंटिस्ट है, उनको भी जाति के आधार पे कमरा नहीं दिया जाता। ये है जाति व्यवस्था कि आप अपनी जाति व्यवस्था से बाहर आकर अगर समानता, इक्वालिटी की बात करते हैं, समान अधिकार की बात करते हैं, अपने लिए शिक्षक से नए रास्ते बनाते हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो किस तरीके से आपको कमज़ोर किया जाता है, किस तरीके से आपका अंगूठा काटने के लिए मजबूर किया जाता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कभी ना आ पाए। डॉक्टर रितु आज जो लड़ाई लड़ रही हैं, हमें उस लड़ाई को मजबूत बनाना पड़ेगा क्योंकि हम अपने समाज के उन तमाम बच्चों को नहीं खो सकते जो इस समाज में आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रधानमंत्री बन सकता है या बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है। सोचिए, रोहित वेमुला को तो हम खो ही चुके हैं, अब हम नहीं चाहते कि हमारे समाज के और भी बच्चे रोहित वेमुला बने। रोहित वेमुला ने अपने आखिरी पत्र में जो लिखा था मैं आपको पढ़कर बता दूं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा जो जन्म है वो भयंकर हादसा था। गुड मॉर्निंग, जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा, मुझ पर नाराज मत होना। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग मेरी परवाह थी, आप लोग मुझसे प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही। मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच में खाई में बढ़ता हुआ महसूस करता रहा हूँ। मैं एक दानव बन गया हूँ। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान पे लिखने वाला कार्ल सगान की तरह, लेकिन अंत में मैं सिर्फ पत्र लिख पा रहा हूँ। मुझे विज्ञान से प्यार था, सितारों से प्यार था, प्रकृति से प्यार था, लेकिन मैंने लोगों के प्यार किया। मैं ये नहीं जानता था कि वो कब प्रकृति के तलाक दे चुके हैं। हमारी भावनाएं दोयम दर्जे की हो गई हैं, हमारा प्रेम बनावटी है, हमारी मान्यताएं झूठी हैं, हमारे मौलिक वेद हैं। बस कृत्रिम कला के जरिए ये बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना हो। एक आदमी की कीमत उसकी तत्कालीन पहचान और नज़दीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है, एक वोट तक। आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है, एक वास्तु मात्र। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज़ को स्टार्टअप से बनी थी, हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने और जीने में। मैं पहली बार इस तरीके का पत्र लिख रहा हूँ, पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूँ। मुझे माफ़ करना अगर इसका कोई मतलब ना निकले तो। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर इस दुनिया को समझने में, प्रेम, दर्द, जीवन और मृत्यु को समझने में ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं थी। लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, बेचैन था एक जीवन शुरू करने के लिए। इस पूरे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन अभिशाप ही रहा। मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी नहीं उभर पाया। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। एक क्षण से आहत हूँ, दुखी हूँ, मैं बस खाली हूँ। मुझे अपनी भी चिंता नहीं, ये दयनीय है और यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। कई लोग मुझे कायर करार देंगे, स्वार्थी भी, मूर्ख भी। जब मैं चला जाऊँगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मेरे मरने की कहानियाँ, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। अगर किसी चीज़ पर मेरा यकीन है तो वो है मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊंगा और जान पाऊंगा कि दुनिया कैसी है। आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी 7 महीने की फेलोशिप मिलनी बाकी है। 1,75,000 रुपये कृपया ये सुनिश्चित कर दें कि ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को 40,000 रुपये देने हैं, उन्होंने कभी मेरा वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज़ फेलोशिप से मेरे
पैसे, राम जी को पैसे देना। मैं चाहूँगा कि मेरी शव यात्रा शांतिपूर्ण और चुपचाप हो, लोग ऐसा व्यवहार करें कि मैं आया था और चला गया, मेरे लिए आंसू ना बहाएं। आप जान जाएंगी कि मैं खुश हूँ और जीने से अधिक है। छाया से सितारों तक, उमा अन्ना, ये काम आपके कमरे में करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफ़ी। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आखिरी बार, जय भीम। मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया। खुद को मारने के लिए मेरे इस कृतज्ञ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं भड़काया, न ही अपने लोग कोई जिम्मेदार है, ना ही किसी ने मुझे कोई शब्द बोला। ये मेरा फैसला है, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान न किया जाए। सोचिए किस तरीके से ये रोहित वेमुला के आखिरी शब्द थे जो उन्होंने उस पत्र में लिखे, और उन्होंने कहा कि मैं जीवन में हताश और निराश हो गया हूँ क्योंकि मैं एक संस्थान के ज़रिए पीड़ित हो रहा हूँ। मेरा जीवन एक भयंकर हादसा था। तो सोचिए कितने हम अपने समाज के बच्चों को रोहित वेमुला बनने के लिए मजबूर करेंगे। हम कब तक स्वार्थ होकर अपने हित के बारे में सोचेंगे? हम सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे समाज का बच्चा भी हमारा बच्चा है। हम डॉक्टर रितु की लड़ाई भी हमारी खुद की लड़ाई है, डॉक्टर लक्ष्मण की लड़ाई भी हमारी खुद की लड़ाई है। इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बहुजन समाज के बच्चों का साथ दीजिए। बहुजन समाज के बच्चों के लिए कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे तो उस लड़ाई को लड़ने का क्या ही फायदा। इसलिए जिंदा रहते हुए लोगों का साथ दीजिए, आवाज़ को बुलंद कीजिए, आंदोलन को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये आपके बच्चों की हक अधिकारों की लड़ाई है। ये आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का सपना है। इस सपने को मरने मत दीजिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि रोहित वेमुला सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक इतिहास था जो आज न जाने कितने लोगों की सोई आत्मा को जगा गया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।